कि आप आए और हमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इस कर्मभूमि धरती पर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भारत माता की। क्या हो गया सिंधी के लोगों को? पीछे का हाथ नहीं उठ रहा है। एक साथ 29 में सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है तो मुट्ठी बांधिए, संकल्प लीजिए और मेरे साथ प्रचंड आवाज के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्मदिन के अवसर पर आज सिंधरी में हम लोग यहाँ पे उनकी एक जो महान काम उन्होंने करके गए, जो हाल की फैक्ट्री उन्होंने लगाई थी, उस जगह पे आज हम लोग उनकी 125वीं जन्मदिन को मना रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित है आपके धानबाद के लोकप्रिय यशस्वी सांसद श्रीमान दुलू महातो जी, उपस्थित है प्रदेश के महामंत्री श्री अमर बावड़ी जी, जो पूर्व में मंत्री भी रहे और विपक्ष के नेता भी रहे। उपस्थित विधायक श्री राज सिन्हा जी, शत्रुघ्न महातो जी, अभी कुछ देर बाद पहले ही हमारे बीच में आए थे रागिनी सिंह जी, पूर्व विधायक श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता दीदी, श्रीमती तारा देवी जी, जिला के अध्यक्ष मोहन कुंभकार और श्री सवन राय जी, प्रदेश मंत्री सरोज सिंह जी, जिला प्रभारी सचिव विजय के वर्गीय जी और धानबाद ग्रामीण से श्री दिलीप वर्मा जी सहित यहाँ पे पार्टी के जितने भी सारे नेता यहाँ पे हैं, सांसद से लेकर सबको एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सबका स्वागत करें। आज हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पे सम्मिलित हुए। मुझे अमरदा बोल रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बांग्ला भाषा बोलते हैं और बांग्ला समझते भी है कोई? যারা বাংলা ভাষায় কথা বলেন বা যারা বাংলা বোঝেন তাদেরকেও আমার তরফ থেকে আমি ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির 125তম জন্মবার্ষিকীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। আপনাদেরকে, আপনার সকলকে আমার নমস্কার এবং প্রণাম। मैं जब आ रहा था तो यहाँ पे बारिश हो रहा था। मैं ढूंढ महातो जी से और अमरदा से दोनों से पूछ रहा था कि यहाँ पे क्या इतनी बारिश के अंदर कैसे हम सभा करेंगे? खुली जगह पे सभा है, थोड़ा सा छावनी की व्यवस्था है। तो उन लोगों ने बताया कि आप चिंता मत करिए, बंगाल के कार्यकर्ता की तरह ही यहाँ के कार्यकर्ता भी हमारे जुझारू कार्यकर्ता है। और मैं अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पे नमन करता हूँ। इतनी बारिश में अगर यहाँ पे कांग्रेस या किसी पार्टी की सभा होती ना तो आधी चेयर खाली रह जाती। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जिन्होंने इतनी संख्या में आके यहाँ पे सभा को सफल कर दिया। और मैं बंगाल से आता हूँ, कैसे बताया गया है। मैं बंगाल से, अभी हमारा चुनाव के बाद वहां पे बंगाल में सरकार बनी है। मैं सिर्फ आप सबको ये आश्वासन देने के लिए आया हूँ, बंगाल में सरकार बन गई है, वो तो झांकी थी, आप झारखंड की बारी है, हम इधर भी सरकार बनाएंगे। और हमारे प्रेरणा पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपने समय काल में बहुत सारे काम किए, जिन कामों को देखते हुए पूरे देश में ऐसे 40 जगह को चुना गया जहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोई ना कोई काम, कोई ना कोई संकल्प। आज बंगाल में आदरणीय गृह मंत्री जी खुद आए हैं, अमित शाह जी, और बंगाल में
125वीं जो जन्मदिन है श्यामा प्रसाद जी का उसको शरण रखने के लिए, शरण पक्ष को मनाने के लिए 125 फुट की ऊंची मूर्ति का आज शिलान्यास करने जा रहे हैं आदरणीय दयानंद जी बंगाल के। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने जनसंघ बनाया और उस जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। कैसे व्यक्ति थे? उच्च कोटि के विद्यार्थी, सिर्फ 32-33 की उम्र में उस समय के भारतवर्ष के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है जो आज भी है, उस समय भारत का 1 नंबर यूनिवर्सिटी माना जाता था। उस यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर बने, यानी कुलपति बने। जो रिकॉर्ड है वो उस समय बने थे, आज तक कोई तोड़ नहीं पाए रिकॉर्ड। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की अभी भी रिकॉर्ड बुक में लिखा हुआ है सबसे कम उम्र के कुलपति जो है उनका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सिर्फ उतना ही नहीं, जब देश का आजादी का समय आया, देश बंटवारा होने लगा, देश का बंटवारा होने लगा, तो उस समय ऐसी स्थिति आ गई थी कि देश का कौन सा हिस्सा, विशेषतः बंगाल के लिए देश का कौन सा हिस्सा, बंगाल का कौन सा हिस्सा भारत में रहेगा, कौन सा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में जाएगा। तो आराम से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का काम करते रह सकते थे, राजनीति में आने की उनकी कोई जरूरत नहीं थी। कलकत्ता में एकदम आलीशान मकान था, पिताजी इतने बड़े बैरिस्टर रहे, पिताजी खुद भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे, लेकिन उन्होंने तय क्या किया कि आराम की जिंदगी छोड़कर भारत माता के लिए, भारत के लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। यही है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो संघर्ष का रास्ता चुनते हुए पूरे देश को रास्ता, बंगाल को उन्होंने बनाया। और बंगाल बनाने के बाद जो सब मंत्री बने पहली बार, तो उन्होंने प्रमुख पदों की योगदान उन्होंने दिया। उनको अच्छा होता अगर एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाता उस समय भारत का, तो भारत की शिक्षा की जो रूपरेखा, पहली एजुकेशन मिनिस्टर अगर वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनते, क्योंकि वो तो खुद एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे, स्वाभाविक का यही नियम था कि उनको ही एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए था। लेकिन उनको दिया गया इंडस्ट्री और सप्लाई, यानी उनको दिया गया कि आप इंडस्ट्री को बनाइए, शिल्प स्थापन करिए। एक दूरदर्शी शिक्षाविद को, जिनको शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए था, उनको उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री का काम दिया गया। उन्होंने वही काम मन लगा के किया। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को बनाना, जो पूरे बंगाल और उस समय के बिहार, अभी के झारखंड के पूरा दामोदर वैली का जो विनाशकारी, दामोदर का जो विनाशकारी बाढ़ आता था, जिसके द्वारा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पानी के अंदर चला जाता था, उन्होंने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की नींव रखी। उस समय दामोदर नदी के कारण और उसके आजू बाजू के नदी के कारण पूरा बड़ा हिस्सा पानी के नीचे चला जाता था। उन्होंने उसको समाधान के लिए दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनाया। उस समय आप जानते थे बिहार के, उस समय के बिहार और अभी के झारखंड में बहुत सारे मिनरल मिलते थे, खनिज मिलते थे। उसको काम में लगाने के लिए उन्होंने लोकोमोटिव वर्कशॉप बनाया, जिसके द्वारा हमारे कुशल युवाओं को नौकरी मिलने का काम हुआ। उन्होंने 1950 में आकर सिंदरी में उर्वरक कारखाना की स्थापना की, और ये ऐसी कारखाने की स्थापना की कि पूरे एशिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे एशिया में सबसे बड़े फर्टिलाइजर बनाने की, उर्वरक बनाने की जो फैक्ट्री लगाने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पुण्य भूमि में किया था। ये थे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और उन्होंने इसको लेकर जो सपना देखा था, बाद में आने वाले लोग, कांग्रेस के लोग, इस उर्वरक कारखाना को धीरे धीरे खत्म करने के कगार में चले गए। 2002 में पूरा बंद होने की स्थिति आ गई, और उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की
नीतियों में चलने वाला एक प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री बना, भारत माता का सपूत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। उन्होंने 8,900 करोड़ रुपया दिया। बोले कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जहां पे सिंदरी की कारखाना की नींव रखी थी, उस कारखाना को हम बंद होने नहीं देंगे, उस कारखाना को हम खत्म होने नहीं देंगे। आज इस कारखाना से नीम लेपित, नीम कोटेड यूरिया बन रही है और पूरे देश में जा रही है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार करने का काम अगर कोई किसी ने किया है, वो नरेंद्र मोदी ने किया है, हमारे अपने प्रधानमंत्री जी ने किया है। और नरेंद्र मोदी की सरकार बंगाल में बन गई है। आगे आने वाले समय में हम बता रहे थे कि देश के 80% हिस्सों में नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो ये धनबाद क्या उससे अछूता रह सकता है क्या? झारखंड अछूता रह सकता है क्या? बनाना है क्या सरकार आगे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के इस जन्मदिन के अवसर पर हम सबको ये शपथ लेना होगा कि आगे आने वाले समय में जहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उर्वरक कारखाना बनाया था, वो राज्य हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सौंपेंगे। मोदी जी की सरकार यहाँ पे बनाएंगे, मोदी जी की सरकार यहाँ पे बनाएंगे। आज जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का सपना मोदी जी देख रहे हैं कि 2047 तक उसको बनाना है। अगर हम सच में बोले तो उसकी नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में इस भूमि से आत्मनिर्भर भारत की कल्पना थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जो मोदी जी आके लेके जा रहे हैं। और इसका उनका उद्देश्य था स्थानीय युवाओं को रोजगार देना, यहाँ के लोगों की फाइनेंशियल स्थिति की और स्थिति को और भी मजबूती देना, और आगे आने वाले समय में यहाँ से उद्योगीकरण की और भी धाराओं को आगे लेके आज ये हाल के फिर से रिवाइवल के बाद यहाँ से जैसे मैंने बताया कि मोदी जी ने लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत से इसको फिर से पुनर्जीवित करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया, जिससे प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया, नीम लेपित यूरिया बन रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस प्रदेश का स्थिति उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे चोरी और यहाँ पे करप्शन भरी हुई है। आगे आने वाले समय में इस प्रदेश से भी करप्शन को अगर खत्म करना है तो यहाँ पे जो सरकार चल रही है हेमंत सोरेन जी की, उस सरकार को उखाड़ के फेंकना है और मोदी जी की सरकार को यहाँ पे स्थापित करना है। तो शपथ हमें लेना है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो हमें मंत्र दिया, देश सबसे पहले, जैसे हमारे नेताओं ने नारा लगाया, हम भी नारा लगाते रहे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। उस समय जम्मू और कश्मीर में हम अगर घुसने जाते थे तो हमें परमिट लेना पड़ता था जम्मू कश्मीर सरकार। जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनको मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री बोला जाता था, सदर रियासत बोला जाता था उर्दू में। सदर रियासत का मतलब अगर होता है हिंदी में अगर करे तो उसका मतलब होता है कि प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, जम्मू कश्मीर के अलग कॉन्स्टिट्यूशन थी, संविधान थी, और SC ST दलित भाइयों को रिजर्वेशन वहां पे नहीं मिलता था, रिजर्वेशन लागू नहीं था। मोदी जी ने क्या किया, उसका समाधान, लेकिन उससे लड़ने का काम पूरे भारतवर्ष में पहली बार जिन्होंने दिखाया उनका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनके साथ अटल जी थे। अटल जी उस समय युवा थे, वो बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में घुसे। अटल जी उनके साथ जा रहे थे। अटल जी को उन्होंने बुलाकर बोला, अटल आप वापस जाओ, पूरा देश को बताओ कि श्यामा प्रसाद ने जम्मू कश्मीर में बिना परमिट के श्यामा प्रसाद ने जम्मू कश्मीर में घुसे हैं, एंट्री नहीं है। आप पूरे देश को बताओ।
और वहां पे संदिग्ध हालत में डॉक्टर मुखर्जी का ध्यान जेल में होता है। उस समय अब्दुल्ला परिवार और बहुत सारे नेता जिनके नाम में आज के अवसर पर शुभ अवसर पर लेना भी नहीं चाहता, उनकी भूमिका बहुत संदिग्ध रही और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दे दिया अपना। और याद रखिए, आजाद भारत में सबसे पहला बलिदान अगर देने वाला कोई नेता रहा तो हमारा नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मांग क्या थी कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेगा, एक देश में एक ही प्रधान चलेगा, एक ही प्रधानमंत्री चलेगा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो खुद प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मांग ये थी कि एक प्रधानमंत्री जो हमारे हैं चुने हुए प्रधानमंत्री, उनको ही प्रधान मानना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के भी वही नियम लागू होना चाहिए। लेकिन उस समय के लोग अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण और जम्मू कश्मीर के कुछ परिवार को ठीक खुश रखने के लिए, उनकी जमींदारी चलाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने देश के हित के साथ उन लोगों ने गद्दारी की थी। जब हमारी सरकार बनी, हम 1980 में जनसंघ से बीजेपी बने। 1980 से हमारा ये प्रतिबद्धता रही कि हम जम्मू कश्मीर से 370 को हटाएंगे और 35 को हटाएंगे। जब जनता ने हमें क्षमता दी, मोदी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार बना, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सपना को सफल करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। 370 हटाए और 35 हटा दिया गया। आज किसी को बोलना नहीं पड़ता कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पहले बार नेता कहते रहते थे, कांग्रेस के नेता कहते रहते थे, सारे नेता कहते रहते थे। आज किसी की बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 370 जो था उसको भारत के संविधान से हटाने का काम मोदी जी ने किया और आदरणीय अमित शाह जी ने किया, और भारत के साथ कश्मीर का विलय संपूर्ण हो गया। तो आगे हम इस अवसर पर उनके 125वीं जन्मदिन के अवसर पर हम सबको फिर से उनकी बलिदान को, फिर से उनके योगदान को आज जो मौका मिला हमें याद करने का, ये मौका हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे समय जीवित है, ऐसे समय भारत भूमि में हम राजनीति कर रहे हैं, ऐसे समय हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। तो जिस समय हमारा नेतृत्व देश का कोई एक नंबर नेता नहीं, पूरे विश्व का एक नंबर नेता नरेंद्र मोदी कर रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य है। हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं महिलाओं को आरक्षण मिले, लोकसभा के अंदर आरक्षण मिले, राज्यसभा के अंदर आरक्षण मिले, विधानसभाओं में आरक्षण मिले, महिलाएं आगे आए, देश को संभाले। और हमारा विपक्ष क्या चाहता है कि एक ही परिवार के लोग सिर्फ सत्ता में बैठे रहे। सोनिया जी की चिंता है कि उनके बेरोजगार बेटे राहुल गांधी जी को नौकरी मिल जाए, प्रधानमंत्री की नौकरी। तो इस मंच से मैं बोलता हूँ, सोनिया जी आपकी ये चिंता हम दूर नहीं करेंगे और दूर होगा भी नहीं। आगे आने वाले 50 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में शासन करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की कोई कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में हम चल रहे हैं। और आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कोई कार्यकर्ता मोदी जी जब तय करेंगे उसके बाद। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी अगले बहुत सालों तक, 50 सालों तक कम से कम भारत की शासन में रहना है, क्योंकि हमें सत्ता भोगनी है। हमें क्या करना है? हमें भारत में जो 50-60 सालों में कांग्रेस ने गड्ढा करने का काम किया है, उस गड्ढे को भरने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में होने का काम शुरू हुआ है। उसको हम सब शिक्षा के क्षेत्र पकड़ लीजिए, रेलवे कनेक्टिविटी पकड़ लीजिए, रोड कनेक्टिविटी पकड़ लीजिए, हर क्षेत्र में 60 सालों में कुछ काम नहीं हुआ। काम जब हुआ जब भारत के शासन में आदरणीय मोदी जी को बैठने का मौका मिला। और ये हम नहीं कर रहे हैं। एक मॉर्निंग सर्वे बोल के एक संस्था है, उन लोगों ने पूरे विश्व में एक सर्वे किया। सर्वे करने के बाद लोगों से पूछा कि पूरे विश्व में सबसे प्रभावशाली, सबसे
योग्य नेता कौन है जिसको हम बिलीव कर सकते हैं? आप यकीन मत मानिए, ये कोई भारत की संस्था नहीं है, विदेश की संस्था है। 100 लोगों से पूछा गया, 100 में से 76, हिंदी में क्या बोलते हैं, 76 बोलते हैं। हाँ, मेरा हिंदी थोड़ा तो एक है, तो 76, 100 में से 76 लोगों ने बोला कि पूरे विश्व में अगर कोई एक नेता है जो पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। तो उस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे आने वाले समय में भारत को हम विश्व बंधु बनाएंगे। जब नरेंद्र मोदी जी को देश सौंपा गया था, विरोधी हमारे खिलाफ अनाप शनाप बातें करते हैं। मैं उनको याद कराना चाहता हूं, जो 14 में आपने इस देश को सौंपा था मोदी जी के हाथ में, भाजपा के हाथ में। भारत को बोला जाता था, भारत के जो अर्थनीति है, फाइनेंस है, उसको बोला जाता था कि पूरे दुनिया में 5 ऐसे देश है, इन सब की जो माली हालत है बहुत खराब है, कभी भी ध्वस्त हो सकती है। इसको इंग्लिश में नाम दिया गया था फ्रेजाइल 5 ऐसे देश थे, उसमें भारतवर्ष था। और मोदी जी ने क्या किया, जो पिछले सबसे नीचे के पायदान में रहने वाला देश, 5 देशों में एक नाम हमारा देश का था, उसकी अर्थनीति को ऐसी जगह में पहुंचा दिया, हम दुनिया के 4थी बड़ी अर्थनीति बन गए हैं और आगे आने वाले समय में 30वीं बड़ी अर्थनीति बन गए। ये मोदी जी का काम है। टॉयलेट बनाने का काम मोदी जी ने किया, रास्ता बनाने का काम मोदी जी ने किया है, एयरपोर्ट बनाने का काम मोदी जी ने किया है। और जब कोरोना के समय आया तो वैक्सीन देने का भी काम किसने किया? मोदी जी ने किया कि इधर के लोगों ने किया? मोदी जी ने किया। उस समय हमारे विरोधी लोग बोल रहे थे भाजपा वैक्सीन है मत लो, मोदी वैक्सीन है मत लो। बाद में देखा जब कोरोना बढ़ने लगा तो उनके लोग ही सबसे पहले लाइन देके वैक्सीन लेने, ठकाठक वैक्सीन। और मोदी जी की कार्यशैली देखो, जो हमारे विरोधी हैं, यहाँ पे हेमंत जी हो, कहीं पे केजरीवाल हो, कहीं पे ममता दीदी हो, कहीं पे कोई दूसरा कोई हो, सोनिया जी भी हो, उनके खून में भी जो वैक्सीन घूम रहा है उसका नाम मोदी वैक्सीन है। ये मोदी जी की कार्यशैली, मोदी जी का दिया हुआ वैक्सीन है। जो मोदी के खिलाफ स्लोगन देता है वो आज जिंदा है कोरोना के बाद भी, क्योंकि उनके खून में भी मोदी जी का दिया हुआ वैक्सीन है। ये मोदी जी का डेवलपमेंट का मॉडल है। और इसीलिए आज हमें इस मंच से मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सशक्त बनाइए और आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस जन्मदिन को और भी हम स्पेशल बनाएंगे जब इसके बाद हमारी सरकार बनेगी झारखंड में भी, और इस झारखंड में भी हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मदिन को भव्यता के साथ मनाएंगे और उसके साथ हमारा ये अभियान जो है ये सफल होगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।